Hey guys, welcome to the 25th lecture of the chapter photosynthesis in higher plants। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का। बट ये टॉपिक को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपको अच्छे से समझ में आए। आराम से छोटे छोटे पार्ट में इस टॉपिक को डिवाइड किया मैंने। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, एक बनाता तो बहुत बड़ा लेक्चर बन जाता, आपका दिमाग खिचड़ी बन जाता पूरा लेक्चर देखते देखते। तो आराम से देखिएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी आसानी हो जाती है पढ़ाने में, छोटे छोटे पार्ट में जब मैं पढ़ाता हूँ एक टॉपिक को। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, इस टॉपिक का शुरुआत करते हैं। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी फोटोसिंथेसिस की, तो कितना कुछ पढ़ा था हमने, शुरू से लेके एंड तक कितना कुछ सीखा, कितना अच्छा जर्नी था हमारा ये पूरा फोटोसिंथेसिस चैप्टर का। सब कुछ हम लोग धीरे धीरे समझते आए। हम लोगों ने देखा कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के समय 2 रिएक्शन चलता है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था वो डार्क रिएक्शन में काम आ रहा था। डार्क रिएक्शन में फिर क्या हो रहा था, ग्लूकोज बन रहा था। डार्क रिएक्शन के समय CO2 की यूटिलाइजेशन हो रही थी। सब कुछ पढ़ा हमने बहुत ही प्रेम से। हमने देखा लाइट रिएक्शन के समय लाइट की ज़रूरत पड़ रही थी। याद करो, वाटर का बहुत बड़ा योगदान था फोटोसिंथेसिस के समय। वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा था, फोटोलाइसिस। सब कुछ पढ़ा हमने। ठीक है, एडवेंचरस जर्नी था हमारा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिससे फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट आता है। फोटोसिंथेसिस जो कि हमारा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का रेट पे अफेक्ट आता है। रेट कि कितने अच्छे से फोटोसिंथेसिस चल रहा है, उसको कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी। ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स है ये फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं, इसका अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स। क्या होता है ना, इससे देखो, आपको जब पता चल जाएगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसा चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि यील्ड क्या है उस प्लांट का, उस क्रॉप प्लांट का। ठीक है, इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स। ठीक, स्टेटमेंट अच्छे समझिएगा। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट। जितना अच्छा प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा उतना अच्छा से वो क्रॉप का जो प्लांट है, वो जो क्रॉप प्लांट वही ना, अरे वीट, राइस, मेज, उसका यील्ड कितना अच्छा आने वाला है, उतना अच्छा उसका यील्ड होगा। ठीक, उतना ही अच्छा आपको अनाज मिलेगा। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जरूरी है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है फोटोसिंथेसिस इन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स। फोटोसिंथेसिस जो हमारे प्लांट में चलता है वो इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स से, मतलब बहुत सारा सेवरल फैक्टर्स है जिसका अफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर। वो फैक्टर्स इंटरनल भी हो सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर्स या प्लांट फैक्टर्स, या एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। आप इसे ऐसे मानिए कि समझिए बच्चे आपको क्रिकेट खेलना पसंद है। आजकल तो बच्चियां भी क्रिकेट खेलती है, लड़की भी खेलती है। वुमेन्स क्रिकेट इतना आसमान पे है, राइट, बुलंदियों को छू रहा है। तो आप क्रिकेट खेलते हो, आप मानो आपको अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना। ठीक है, आप अपनी टीम के एकदम धुरंदाज बल्लेबाज हो। कोई भी आपदा की घड़ी आती है खेल के दौरान तो सारे खिलाड़ी आपको ही देखते हैं कि यार ये कुछ करेगा, छक्का वक्का मारेगा, जिताएगा। ठीक है, लास्ट होप आप ही रहते हो। ठीक है, मतलब आप समझ लो आप हार्दिक पांड्या हो। ठीक, या आप जडेजा हो, जड्डू। तो क्या होता है, आप जा रहे हो क्रिकेट खेलने, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आप गए फील्ड पे। ठीक है, किसी दिन आप अच्छा परफॉर्म करते हो, किसी दिन आप खराब परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो कारण भी हो सकता है कि किसी दिन कोई फैक्टर होगा जो आपके गेम परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है। वो इंटरनल भी हो सकता है, किसी दिन शायद आपका शोल्डर पेन हो, किसी दिन आपका नेक पेन हो। तो आपके ये इंटरनल फैक्टर हो गए जो आपके गेम के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। किसी दिन हो सकता है आपको जुकाम हो, लेकिन फिर भी आपके कंधों पे जिम्मेदारी है कि नहीं खेलो यार, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है 11th प्लेयर्स के अंदर में, तो तुमको खेलना ही पड़ेगा। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। हो सकता है किसी दिन एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जिसका आपके परफॉर्मेंस पे अफेक्ट आए। किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना है एकदम, गर्मी, आप बैटिंग कर रहे हो, ठीक है, थके हुए हो। या फिर किसी दिन पिच
पिच जो है, पिच भी तो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, पिच थोड़ा गड़बड़ है, बॉल कुछ ज़्यादा ही टर्न हो रहा है, नया नया बॉल है जो बॉल फेंक रहा है, ठीक है, बॉलर, तो ऐसे फैक्टर्स आपके गेम परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। वैसे ही प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है ना, उस पर भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब वो इंटरनल फैक्टर्स हो सकता है प्लांट के खुद का, या फिर एक्सटर्नल हो सकता है इन्वायरमेंट का। तो इस तरीके से ना फोटोसिंथेसिस के ऊपर भी बहुत सारे फैक्टर्स का अफेक्ट होता है। फोटोसिंथेसिस जो है इन्फ्लुएंस्ड होता है, इज अंडर द इन्फ्लुएंस, इज अंडर द अफेक्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि प्लांट फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो द प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड द नंबर ऑफ लीव्स। दो पेड़ है, ठीक है, अब मान लो भैया एक पेड़ पे 100 पत्ते हैं और एक पेड़ पे सिर्फ 20 पत्ते हैं, 20 पत्ते। कौन सा पेड़ अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस करने वाला है? ऑब्वियसली जिस पेड़ पे 100 पत्ते हैं, राइट, पत्तों में ही फोटोसिंथेसिस होता है ना। ग्रीन पार्ट, ग्रीन प्लांट का मेनली लीफ, मेसोफिल सेल, अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस, ठीक। साइज ऑफ लीव्स भी मैटर करता है। अब एक पत्ता है जिसका साइज बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो उस पर ज्यादा मेसोफिल सेल होंगे, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा, राइट, और एक छोटा पत्ता है, तो साइज ऑफ लीव्स भी मैटर करता है। एज ऑफ लीव्स, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप 50 साल की एज पे क्रिकेट खेल रहे हो और आप 30 साल की एज पे क्रिकेट खेल रहे हो, कब आप अपने प्राइम पे हो? आप जब 30 साल के हो तो यू आर इन द प्राइम ऑफ योर प्लेइंग, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं यार, प्लेइंग एज प्राइम में, मतलब आप बहुत अच्छा फिट हो, एकदम तंदुरुस्त हो, 30 साल की उम्र में हो तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, जाहिर सी बात है। 60 साल के हो जाओगे, कोई बल्ला पकड़ा देगा, घुटनों में दर्द है बेटा, वैसे करके धीरे धीरे मारो छोटा छोटा शॉट। तो एज ऑफ लीव्स भी है, वो भी मैटर करेगा, ठीक है। जो नए नए पत्ते होंगे, नया नया एकदम पूरा फुर्ती होगा ठीक है, गजब फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जो बूढ़े होंगे उनकी उम्र हो जाती है बेटा, ठीक है। चलो, ये बेटा वापस ना बेटा निकल जाता है मेरे मुंह से बात, ये पता है क्यों होता है? मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं खुद 23-24 साल का हूँ और आप लोग शायद ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 साल के होंगे। ये होता है क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ ना, मैं भी लेक्चर देखता हूँ ना, तो टीचर बेटा बेटा बोलता है। अब मैं पढ़ाने आता हूँ तो मेरे मुंह से भी बेटा निकल जाता है, और ये बहुत खराब है यार, बोलना नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं आपको स्टूडेंट, बच्चा, भैया इतना ही बोल देता हूँ, उतना ही सही है। ये बेटा ना मेरे मुंह से हटाओ यार, माफ कर देना यार, ठीक है। किसी को मैं ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रहा, ये मेरे मुंह से निकल जा रहा है गलती से, ठीक। चलिए, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स और फिर मेसोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट। पहले तो ओरिएंटेशन ऑफ लीव समझो। मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया जो हमारा डाइकॉट प्लांट होता है, डाइकॉट प्लांट का जो डाइकॉट लीफ होता है वो ब्रांच के कैसे होता है, जैसे ये हमारा ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच, ठीक, ये रहा, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ है ना, सरफेस है, अर्थ के पैरेलल होता है, पैरेलल। तो यहाँ पे देखो सनलाइट ज्यादा गिरेगा तो ऊपर की तरफ ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक। नीचे की तरफ कम सनलाइट सनलाइट गिरेगा तो नीचे की तरफ जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कम होगा। तो ओवरऑल डाइकॉट लीफ में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जो फोटोसिंथेसिस है वो कम होगा। लेकिन मैं मोनोकॉट लीफ की बात करूं तो ये रहा मोनोकॉट का पेड़ का ब्रांच, ठीक है। आप याद करो, स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, और इस पे जो पत्ते होते हैं किस तरीके से होते हैं, ये हमारा अर्थ है, सरफेस, अर्थ के क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं, ऐसे वर्टिकल, इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी सनलाइट गिरती है, यहाँ पे भी, दोनों तरफ सनलाइट गिरती है। अरे यार, पत्ता ही मिटा दिया मैंने दोनों तरफ सनलाइट गिरती है, तो दोनों तरफ, पत्ते के दोनों तरफ रोशनी अच्छे से पहुंचता है। तो फोटोसिंथेसिस किस में ज्यादा अच्छा होगा, कौन, किसके पत्ते में, मोनोकॉट या डाइकॉट? तो मोनोकॉट के पत्ते में, ठीक। समझ रहे हो ना बात को? तो ओरिएंटेशन, जो लीफ का ओरिएंटेशन है वो भी जरूरी है, किस तरीके से अरेंज्ड है लीफ। मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। अब एक लीफ है जिसमें ज्यादा मेसोफिल सेल है तो ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा, तो वो लीफ अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेगा। अब कोई लीफ है उसमें कम नंबर ऑफ मेसोफिल सेल है या कम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, तो बताओ वो लीफ उतना अच्छा से परफॉर्म कर पाएगा क्या फोटोसिंथेसिस? नहीं, ठीक। आसानी से समझो, आराम से बैठ जाओ, पॉपकॉर्न लेके, चाय लेके, और लेक्चर देखो, ठीक। मैं ऐसा लेक्चर बनाता ही हूँ कि आपको ज्यादा जोर ना देना पड़े, ठीक, आराम से बस कहानियां सुनो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन। भी जरूरी है कि भैया जो प्लांट में कितने अंदर CO2 बन रहे हैं, जितना ज्यादा CO2 होगा
उतना ज्यादा रुबिस्को एंजाइम जो होगा CO2 जाके उतना ज्यादा रुबिस्को एंजाइम से बाइंड करेगा डार्क रिएक्शन के समय, और उतना ज्यादा ग्लूकोज बनेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस के बाद जो ग्लूकोज बनने का जो अमाउंट है वो ज्यादा बनेगा, जितना ज्यादा इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन है प्लांट के अंदर, प्लांट के सेल में, ठीक है, मेसोफिल सेल में। ऑलराइट, तो CO2 कंसेंट्रेशन जो है वो भी मैटर करता है, वो भी एक इंटरनल फैक्टर है, राइट। क्योंकि आप याद करो ना, डार्क रिएक्शन के समय CO2 की जरूरत होती थी। CO2 जब जाके, याद कीजिए, कैल्विन साइकिल के समय CO2 जाके बाइंड करता था रुबिस्को से, और फिर राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट से पूरा साइकिल चलता था, ग्लूकोज बनता था। फोटोसिंथेसिस के समय क्या ही करना है, ग्लूकोज ही तो बनाना है, तो जितना ज्यादा इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन होगा उतना अच्छा से फोटोसिंथेसिस चलेगा, उतना अच्छा से ग्लूकोज बनेगा, सीधी बात। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, वही क्लोरोफिल अगर अमाउंट ज्यादा है, क्लोरोफिल का पिगमेंट है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट, जितना ज्यादा अमाउंट है उतना अच्छा से फोटोसिंथेसिस होगा। अमाउंट जितना ज्यादा है क्लोरोफिल का, प्लांट के अंदर जितना ज्यादा क्लोरोफिल उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस। तो ये सब प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स है, ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स है जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, ठीक। चलिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, अब यहाँ पे एक नोट है, इसे अच्छे से पढ़िए। द प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द, जो प्लांट है ना उसके जो इंटरनल फैक्टर, जो प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नाउ लिसन केयरफुली, एक प्लांट है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो प्लांट का जो इंटरनल फैक्टर्स है वो अच्छा होगा, राइट। प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है, प्लांट की अगर ग्रोथ अच्छी हो रही है तो उसका इंटरनल फैक्टर्स अच्छा होगा ना, इंटरनल फैक्टर अच्छा होगा, अच्छे से फोटोसिंथेसिस बन रहा होगा, अच्छे से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था, अच्छे से, जितना अच्छा से भगवान बोलने जा रहा था, प्लांट भगवान ही तो सब कुछ कर रहा है, देखो, प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा अगर उसके इंटरनल फैक्टर सारे अच्छे होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ लीव ज्यादा होगा, साइज ऑफ लीव, एज ऑफ लीव अच्छा खासा होगा, यंग पत्ता होगा, तो प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा होगा। क्योंकि प्लांट का अगर इंटरनल फैक्टर अच्छा है तो प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेगा, अच्छे से फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए खाना बनाएगा, खाना से प्लांट को एनर्जी मिलेगा और प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक। अब एक चीज देखिए, एक चीज मुझे बताइए, आप एक दिन बैठे हुए हो अपने कमरे में, आपको मन किया कि चलो एक संतरा खाते हैं, आप गए संतरा छीले, मस्त खाए, संतरा का बीज था, आप सोचे क्या चलो इस बीज को एक काम करते हैं, आपने बीज को साफ किया, मिट्टी में बो दिया, ठीक है, मिट्टी में बो दिया, आपने सोचा कि संतरा का पेड़, इसका संतरा का पेड़ बनाएंगे और भी संतरा फटेगा और मस्त और संतरा खाएंगे, ठीक है। तो आपने संतरा के बीज को, संतरा खा लिया, उसके जो बीज है उसको मिट्टी में बो दिया, अगले दिन अनार का पेड़ निकला। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो सर, संतरा के बीज से अनार का पेड़ कैसे निकलेगा? अरे मजाक करा, अनार का पेड़ थोड़ी निकलेगा, संतरा का बीज बोओगे तो संतरा का पेड़ निकलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो संतरा का बीज है उसका जो जेनेटिक पूरा मटेरियल है, सब कुछ जो उसका जो अरेंजमेंट है, जेनेटिक्स जो है उसका, उस बीज का संतरा से मिलता जुलता है, तो जो पेड़ होगा उस बीज से जो निकलेगा वो संतरा का ही निकलेगा। तो इसी तरीके से अगर किसी प्लांट का जेनेटिक अच्छा होगा तो उसका इंटरनल फैक्टर अच्छा होगा तो प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लांट का ग्रोथ जो इंटरनल फैक्टर्स है वो इसके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगर ग्रोथ ऑफ प्लांट अच्छा है तो उसके इंटरनल फैक्टर्स अच्छे होंगे, और ये दोनों किस पे डिपेंडेंट है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे, मतलब जेनेटिक टेंडेंसी, टेंडेंसी कितना अच्छा टेंडेंसी है उसका, कितना अच्छा जेनेटिक्स है, ठीक। तो इसके ऊपर डिपेंड होता है प्लांट का ग्रोथ और इंटरनल फैक्टर्स। कहते हो ना, किसी को आप देखते हो, किसी को तो हट्टा खड्डा 6 फीट का आदमी रहता है तो आप कहते हो यार इसके जेनेटिक्स अच्छे है, राइट, ऐसा कहते हो आप। तो आप, इसका मतलब क्या, उसके इंटरनल फैक्टर्स अच्छे हैं। बहुत लोग जो जिम वाले होते हैं उन बहुत लोग को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मतलब मेहनत तो सबको करनी पड़ती है बॉडी बनाना है तो, पर बहुत लोग आप देखते हो कि कम मेहनत में उनका हो जाता है। कोई कोई लोग का जेनेटिक्स ऐसा होता है, खाते रहते खाते रहते खाते रहते फिर भी 50 kg के रहते, पता नहीं क्या कौन सा उनको आशीर्वाद मिला हुआ है। हम तो थोड़ा खा लेते हैं, फट से वेट बढ़ जाता है। तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का यहाँ पे रोल है, ठीक, प्लांट ग्रोथ एंड उसके इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर। तो इस पॉइंट से यही समझाने की कोशिश की जा रही है। अब चलो, हमने तो प्लांट प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स देखे, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब चलिए बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। तो 4 एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको अच्छे से याद करने हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं वो है द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, एक्सटर्नल, कितना ज्यादा रोशनी प्रकृति में मौजूद है, क्योंकि रोशनी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए।
टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब फोटोसिंथेसिस की बात आती है। ठीक है, तो जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर कैसा है जहाँ पे वो प्लांट प्रेजेंट है, CO2 का कंसंट्रेशन कैसा है, क्योंकि आपको पता है ना CO2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डार्क रिएक्शन के समय ग्लूकोज जब बनता है। और साथ ही साथ वाटर, पानी भी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो पानी का भी इफेक्ट आएगा फोटोसिंथेसिस के ऊपर कि आपका एनवायरनमेंट में कितना पानी प्रेजेंट है। एक प्लांट को रख दो, उसको पानी मत दो, देखो एक हफ्ते में उस प्लांट का क्या दशा होता है, खत्म हो जाएगा। इन जनरल तो हम ये जानते हैं ना कि प्लांट को पानी देना चाहिए, राइट। तो पानी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता अगर उसको आपको पानी नहीं दोगे तो प्लांट जो है वो डेथ हो जाएगा उसका, अगर आप एक हफ्ते 2 हफ्ते पानी नहीं दिए। अब सुनिए ध्यान से, एज अ प्लांट फोटोसिंथेसाइजेस ऑल दिस फैक्टर्स विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट इट्स रेट। ये जो सारे फैक्टर है ना, सारे फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है, तो सारे फैक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सारे फैक्टर्स एक साथ क्या करते हैं, इनका एक साथ अपना अपना एक रोल होता है। ठीक है, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑल दिस फैक्टर्स विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट इस रेट। इनमें से कोई भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो गया तो उसका अफेक्ट प्लांट के फोटोसिंथेसिस पे पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है एक साथ साइमल्टेनियसली काम करते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस के रेट जो है ये चारों फैक्टर्स के ऊपर एक साथ साइमल्टेनियसली डिपेंडेंट है। सारे फैक्टर्स जरूरी है, सबका अपना अपना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है प्लांट के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हेंस though several factors interact and simultaneously affect photosynthesis और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोसेस भी कहा जाता है, बता के आया हूं मैं आपको एकदम पहले लेक्चर में। तो hence though several factors interact, बहुत सारे फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और एंड साइमल्टेनियसली, बहुत सारे फैक्टर्स मतलब ये सारे फैक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं और साइमल्टेनियसली सबका अपना अपना एक फोटो अफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर। यूजुअली वन फैक्टर्स, पर कोई एक फैक्टर्स ऐसा होता है इज द मेजर कॉज और इज द वन दैट लिमिट्स द रेट, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट अफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस के रेट के ऊपर, जो कि लिमिट करता है रेट को। इसका मतलब समझिए, एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको अच्छा नंबर लाना है। तो सपोज आपको सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए 600 नंबर जरूरी है। 600 नंबर में आप मान लीजिए आप निश्चिंत हो जाओगे, आप टेंशन फ्री हो जाओगे कि हाँ 600 आ गए, अब तो भैया कॉलेज मिलना ही है, राइट। एक मन को शांति मिल जाता है आपकी, राइट। तो सपोज फॉर सिलेक्शन 600 नंबर आपको चाहिए, 600 नंबर आपको लाने हैं। ठीक, तो आपने गोल सेट किया था और आपका उस गोल के हिसाब से ही नंबर आया। जब एग्जाम होने वाला था आपने गोल सेट किया था कि मैं बायोलॉजी में इतना लाऊंगा, केमिस्ट्री में इतना लाऊंगा, फिजिक्स में इतना लाऊंगा, तो मेरा जो टोटल 600 बनेगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर आपका रिजल्ट आया तो आपके बायो में नंबर आए 340, आप बल्ले बल्ले कर रहे हो, वाओ ये तो गजब हो गया। केमिस्ट्री में आपके आए 160, वाओ ये तो गजब हो गया, 500 हो गया ना। और आपको बस 100 नंबर चाहिए तो आपके 600 हो जाएंगे। लेकिन फिजिक्स धोखा दे दिया यार, फिजिक्स बेवफा निकली। फिजिक्स में आपके 90 आ गए, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, 590 आया आपका टोटल। जितना आपने सोचा था उससे कम हो गया। तो देखो 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए ना, 8 4 4 8 और -2, राइट, माइनस भी तो जोड़ोगे तो टोटल 10 नंबर कम हो गए, 90 हो गए। तो यार आप किसका, देखो जरूरी तो सारे थे, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे रोल प्ले किए, सारे सब्जेक्ट जरूरी है, लेकिन इनमें से कोई एक सब्जेक्ट था जो आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा उस पर डिपेंडेंट था, वो था फिजिक्स। और इसमें आपके सबसे मिनिमम नंबर आए, मिनिमल, ठीक है, कम नंबर आए, तो इसका इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोर इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, बाकी सब तो चलो चंगा है, इफेक्ट तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा था, एक ऐसा था जिसने मेजर कॉज किया, मेजर इम्पैक्ट पड़ा आपके पूरे रिजल्ट के ऊपर। तो ऐसी फोटोसिंथेसिस में ही होता है। ये देख के घबरा मत जाना, ठीक है, बहुत टेंशन में आ जाएंगे कि सर क्या बोल रहे हो, डरा रहे हो कि पढ़ा रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि सर अब आप सबका अच्छे सिलेक्शन हो। सबका तो नहीं हो सकता, सबका सबका इन द सेंस यार, सीट कितने हैं, 10,000 है। मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, 1,000 है शायद। हाँ सबके हो जाए, मैं तो चाहूंगा मेरे सबके हो जाए, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। हम यहाँ मुद्दे पे आते हैं। ये मैं आपको डराने के लिए एग्जाम्पल नहीं दिया, समझाने के लिए दिया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है ना, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहेगा।
तो देखो हेंस दो सेवरल फैक्टर्स इंटरैक्ट, सारे फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि सारे सब्जेक्ट जरूरी थे इसके लिए, वैसे फोटोसिंथेसिस के लिए सारे फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं, साइमल्टेनियसली काम करते हैं और जरूरी होते हैं, अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। बट यूजुअली कोई एक फैक्टर ऐसा होता है, वन इज द मेजर कॉज और इज द वन दैट लिमिट्स द रेट, डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि फोटोसिंथेसिस अच्छे से परफॉर्म करने वाला है कि नहीं करने वाला है। जैसे यहाँ पे आपका डिसाइडिंग था फिजिक्स, ठीक है, ये आपका डिसाइडिंग सब्जेक्ट था कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, राइट। तो वैसे ही कोई एक फैक्टर होता है जो लिमिट करता है रेट को, डिसाइडिंग फैक्टर होता है। Hence, at any point, the rate will be determined by the factor available at suboptimal level। तो यानी कि जो रेट होगा ना, आप फाइनली एक रेट को डिटरमाइन कर सकते हो कि जो फैक्टर्स है, जो कि उस फैक्टर को चेक करके जो कि सब ऑप्टिमल लेवल पे है। सब ऑप्टिमल का मतलब समझो, सब का मतलब होता है कम, ऑप्टिमल का मतलब होता है ऑप्टिमम लेवल, जितनी जरूरत है। और जितनी जरूरत है, आपको 100 नंबर यहाँ जरूरत थी, लेकिन आप कितने आ गए, 90 आ गए और बैंड बज गया। तो वैसे ही देखो यहाँ पे क्या होता है, एट एनी पॉइंट द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट, अपने ऑप्टिमम लेवल से कम है, ठीक है, दैट फैक्टर विल लिमिट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस फैक्टर के ऊपर फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो ज्यादा डिपेंड करने वाला है, ठीक। क्योंकि इस, ये जो सबसे कम था आपका ऑप्टिमल लेवल से कम था, आपको 100 चाहिए था पर 90 आए, तो इसने क्या किया, इसके ऊपर आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ऐसा नहीं आपको 590 में सीट नहीं मिले, 590 भी मिल जाए, काउंसलिंग अभी तक हुआ नहीं है, हु नोज। बट आपने जितना सोचा था कि 600, आपका तो एक मन में आ गया ना, ठीक है, 590 पे भी हो जाएगा, किसे पता, राइट। काउंसलिंग के टाइम चमक जाए आपका किस्मत, क्या पता आप ओबीसी में निकले, ओबीसी में निकलो तो फिर बल्ले बल्ले। ओबीसी भी ऐसे अब कुछ ज्यादा नहीं दे रहा यार, जनरल ओबीसी अब एक ही हो गया, कुछ नंबर का फर्क होता है। तो देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मैं तो कहीं और ही चला गया। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना, मैं ये 3 पॉइंट वापस से पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनो बस ध्यान से। एज अ प्लांट फोटोसिंथेसाइजेस, ऑल दिस फैक्टर्स विल साइमल्टेनियसली affects its rate. Hence, though several factors interact and simultaneously affect photosynthesis or CO2 fixation, usually one factor, कोई एक factor होगा, is the major cause or is the one that limits the rate, जो जिसके ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ने वाला है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा, कोई एक फैक्टर ऐसा होता है जिसके कारण से बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ने वाला है फोटोसिंथेसिस के रेट के ऊपर, और यही फैक्टर होता है इज द वन दैट लिमिट्स द रेट, ठीक है, लिमिट्स द रेट, या फिर आप कह सकते हो कंट्रोल्स द रेट, कंट्रोल्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कोई एक फैक्टर ऐसा होता है, सारे फैक्टर जरूरी है लेकिन कोई एक होता ही ऐसा है, ठीक है। हेंस एट एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पे द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमल, और वो फैक्टर कौन सा है जो लिमिट करेगा, वो ऐसा एक फैक्टर, वो ऐसा एक फैक्टर वो है जो अपने सब ऑप्टिमल लेवल पे होता है, यानी कि जितनी जरूरत है उससे थोड़ा कम है, मिनिमल वैल्यू पे है। ऑप्टिमम पे होता तो सब चंगा था जी, लेकिन अपने थोड़ा उससे कम होता है, कम होता है, ठीक है। दैट फैक्टर्स विल लिमिट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। चलो अब इस चीज को और अच्छे समझते हैं अगले स्लाइड में, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक चीज पढ़ने वाले हैं, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, जब बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ मिलकर बायोकेमिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस को हम बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं, तो व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, तब ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स जो होता है इसकी जरूरत ली जाती है, कम्स इनटू इफेक्ट, तब ये वाला जो लॉ है ये इफेक्ट में आ जाता है, ठीक है। इसको समझना है हमें, 1905 में दिया था, ब्लैकमैन साहब ने दिया होगा, तभी तो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर नाम है, ठीक। चलिए होता क्या है, दिस स्टेट्स द फॉलोइंग। पता है क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं स्लाइड्स बना रहा हूं ना, ये सब मैं हाथ से लिखता हूं ना, तो देखो यहाँ पे दिस में यहाँ आई की जगह ये होता है, ये गायब है। यूजुअली मैं जब स्लाइड्स बना रहा हूं ना, देखो मैं तुमको दिखाता हूं, ये देखो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो दिस जो लिखा हूं मैं, ये तुमको दिख रहा होगा। इस तरीके से मैं पूरा स्लाइड्स बनाता हूँ, अरे मैंने तुमको पहले ही दिखा दिया सब कुछ क्या क्या होने वाला है इस स्लाइड में। मैं दिखाने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे मैं जब लिखा हूं, यहाँ पे आई है, देख रहे हो यहाँ पे आई, दिस में जो आई है इसके ऊपर ये बिंदु है, लेकिन जब मैं इसी को क्या कर रहा हूँ ना, स्लाइड शो मोड में ले जा रहा हूँ, देखो अब पता नहीं आई कहाँ से गायब हो गया, ये प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे को लगता है अपडेट करना होगा, पीसी को अपडेट करना होगा, शायद यही प्रॉब्लम होगा। खैर तुम लोग को तो समझ में आ जा रहा है ना, उतना भी खराब इंग्लिश थोड़ी है।
तो ये जो लॉ है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो कि काम में आता है जब सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक बायोकेमिकल प्रोसेस को। अब ये लॉ क्या है हम समझेंगे। लॉ आपको मिलेगा पेज नंबर 222 एनसीईआरटी 222 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। लॉ ये है कि इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, जैसे कि फोटोसिंथेसिस देखो मोर देन वन एक्सटर्नल फैक्टर था, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value। जो जिस कौन सा फैक्टर उस रेट को डिटरमाइन करने वाला है जो कि अपने कम वाले वैल्यू के बहुत करीब है, सब ऑप्टिमल लेवल पे है, मिनिमल लेवल पे है, मिनिमल वैल्यू। ठीक है, तो ये जो मिनिमल वैल्यू है ना, यही वो लिमिटिंग फैक्टर होने वाला है, लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, यही वो फैक्टर है जो कंट्रोल करने वाला है, लिमिट करने वाला है। मिनिमल वैल्यू, इट इज द फैक्टर, ये वो फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर है, इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड। अगर इस लिमिटिंग फैक्टर को जो कि अपने मिनिमल वैल्यू पे है, अगर उसको उसके क्वांटिटी को आप चेंज करते हो ना, तो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के ऊपर अफेक्ट आता है। या तो फोटोसिंथेसिस का रेट एकदम कम हो जाने वाला है, गंदा हो जाने वाला है, या बहुत अच्छा हो जाने वाला है। अगर उस कम वैल्यू वाले मिनिमम वैल्यू वाले फैक्टर के रेट के क्वांटिटी को आप चेंज कर रहे हो, तो चेंज लिखा है, डिक्रीज या इंक्रीज नहीं लिखा है। चेंज मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक, और अच्छे से समझिए, यहाँ पे एक प्लांट है। ठीक है, आप मान लीजिए 3 फैक्टर काम कर रहे हैं इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस होने के लिए, लाइट, CO2 और H2O। लाइट की इंटेंसिटी हमने मान ली 1। ठीक है, 1 इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है, CO2 का लेवल 2 है, H2O का लेवल 3 है। बताओ कौन सा फैक्टर है जो लिमिट करने वाला है यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो वाला फैक्टर जो कि बहुत मिनिमल वैल्यू पे, यहाँ पे कौन सा है जो मिनिमल वैल्यू पे। लाइट देखो 1 है, 1 इंटेंसिटी। तो अगर आप इसको बढ़ा दो, 1 से 2 कर दो, क्वांटिटी को चेंज कर दो, बढ़ा दिए, तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाएगा, अच्छे से चलेगा। ठीक है, अब इसको 2 से 3 करोगे तो क्या होने वाला है, देखो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब आपको पता है क्या करने वाला है। जब ये 2 हो जाएगा ना, तब आप, ये भी 2 हो गया, ये भी 3 हो गया। अब पता है अब जो लिमिटिंग फैक्टर है वो कौन हो गया, अब CO2 हो गया। अगर आप लाइट को और बढ़ा दोगे ना, तो कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि लाइट अपने मिनिमल पे था। तो आपको मिनिमल वाला कंसीडर करना है। अब जैसे आपने लाइट को 2 पे कर दिया, तो अब मिनिमल पता है कौन हो गया, CO2 हो गया। अब जब CO2 के लेवल को आप बढ़ाओगे ना 2 से 3, तो पीएस मतलब फोटोसिंथेसिस और बढ़ेगा। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, पीएस का मतलब फोटोसिंथेसिस है। यहाँ पे मैं शुरू से पीएस का मतलब फोटो सिस्टम आपको पढ़ाते आया हूँ ना, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, बट यहाँ पे जब मैं पीएस लिख रहा हूँ, इसका मतलब फोटो सिस्टम है। तो जो मिनिमल वैल्यू वाला जो फैक्टर है ना, वो लिमिट करता है। ठीक है, वो उस देखो, इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड। ठीक है, आपने 1 से 2 कर दिया, ये मिनिमल पे था तो फोटोसिंथेसिस और अच्छे से होने लगा। लेकिन जैसे इसको आपने 1 से 2 कर दिया, अब CO2 जो था वो ऐसा फैक्टर था जो कि अपने मिनिमल पे आ गया। अब आप 1 से 2 किए, 2 को 3 करोगे तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला। लेकिन जब आप CO2 के 2 को कर दोगे 3, समझ रहे हो ना बात को, कैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तब फोटोसिंथेसिस और इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा मान लो कि मैंने आपको ऐसा कंडीशन दे दिया, ये 1 था, ये और हो गया, कम कर दिया 0, तो भैया सोचो, रात हो गया, फोटोसिंथेसिस ही रुक जाएगा। तो क्वांटिटी इज चेंज्ड, आप इसको चेंज कर सकते हो। तो इससे जब चेंज करोगे तो हो सकता है फोटोसिंथेसिस का रेट अच्छा भी हो जाए, खराब भी हो जाए। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला है, यहाँ पे चेंज बोला है। तो हमने 1 से 2 किया तो और अच्छा हो गया, फिर इसको और बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब हमने इसको लाइट को 1 से 2 कर दिया ना, तो हमारा CO2 वो फैक्टर हो गया जो कि मिनिमल वैल्यू वाला बन गया। तो अब इसको आप 2 से 3 करोगे, तब जाके फोटोसिंथेसिस और अच्छा होगा। समझे इस बात को। चलिए अब एक कहानी सुनिए, ताकि इस चीज को और अच्छे से आप समझ पाओ, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो 2 3 3 हो गया। अब अच्छे से ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। आप एक जंगल में गए, ये यहाँ जंगल है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये बड़ा सा घना जंगल, ठीक है, घना जंगल है, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में देखिए क्या क्या है। अरे ये क्या आ गया ये तो बाद में आना था। ये हमारा फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में देखो अच्छा खासा यहाँ से एक रिवर बह रहा है, तो पानी की कमी नहीं है। H2O अच्छा खासा है, लाइट अच्छा खासा गिर रहा है, लाइट अच्छा खासा गिर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, बहुत सारे पेड़ है, बड़े बड़े पेड़। तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर पता है क्या होगा, CO2 होगा। सब कुछ अच्छा है, अच्छा टेम्परेचर भी सही है एकदम, मौसम भी अच्छा है, टेम्परेचर भी एकदम मस्त है।
एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर है, सब कुछ सही है। बट यहाँ पे अब आपका जो क्या कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर होगा ना, वो CO2 हो जाएगा। ये बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारे पेड़, CO2 का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे CO2 हो जा रहा है। ठीक, अब देखिए ये हमारा फॉरेस्ट है, यहाँ पे तो बड़े बड़े पेड़ है, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ है, लाइट गिर रहा है, मस्त एकदम सब कुछ चल रहा है, लिमिटिंग फैक्टर CO2 है। लेकिन जब आप थोड़ा और अंदर आते हो ना, नीचे आते हो, तो आपको देखो ये छोटे छोटे झाड़ी दिख रहे होंगे, यहाँ पे श्रब्स दिख रहे होंगे, हर्ब्स दिख रहे होंगे, छोटे छोटे प्लांट। इनके लिए पता है लिमिटिंग फैक्टर क्या है? इनके लिए लिमिटिंग फैक्टर CO2 नहीं है, इनके लिए लिमिटिंग फैक्टर है लाइट। अब बोलोगे आप कैसे सर? क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे जो पेड़ है ना छोटे छोटे, ये सब बड़े बड़े पेड़ के छाया में है, तो इनको लाइट सही से नहीं मिल रहा। ये बड़े बड़े पेड़ को तो लाइट अच्छे से मिल रहा है, लेकिन छोटे छोटे पेड़ जो कि बड़े बड़े पेड़ के छाया में, शैडो में है, इनके पास लाइट सही से नहीं पहुंच रहा है, तो इनके लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? लाइट। ठीक है, तो लिमिटिंग फैक्टर इज अ फैक्टर जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करेगा प्रोसेस को, क्योंकि इनको सही से लाइट नहीं मिल रहा, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे बहुत ज्यादा अफेक्ट आएगा। ठीक, अब सोचिए सब कुछ सही था, चंगा था, आपको मैंने यहाँ पे इस चीज से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पता है क्या? कि इन्वायरमेंट का रोल प्ले हो रहा है, कंडीशंस भी आ रही है। देखो ऐसे ऐसे कंडीशन पे देखो, यहाँ पे ये सब प्लांट तो चंगा था, ठीक है, यहाँ पे CO2 की लिमिटिंग फैक्टर इन सब प्लांट के लिए CO2 था, लेकिन छोटे वाले प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर CO2 नहीं है, इसके लिए लाइट है, क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई छोटे वाले प्लांट के लिए। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? बड़े बड़े प्लांट के शैडो में। ठीक, तो इस तरीके से भी अफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस। अब मानिए मौसम चंगा था, अचानक से काले बादल आ गए काले बादल है, ब्लैक क्लाउड्स, ठीक है, काले बादल आ गए, और जो सनलाइट ऊपर से आ रहा था अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा सनलाइट। तो अब जितने भी प्लांट है ना, जितने भी छोटे छोटे जो शैडो में थे, सब किसी के पास भी लाइट नहीं ढंग से, शैडो वाले के पास तो पहले से ही ढंग से नहीं पहुंच रहे थे, अब इसके पास भी ढंग से नहीं पहुंच रहे। तो अब इन सब के लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। पहले क्या था? इन बड़े बड़े प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर CO2 था। तो कंडीशन चेंज होती है ना, तो जो लिमिटिंग फैक्टर है ना हमारा, जो वो भी चेंज हो जा रहा है बाय द फैक्टर जो कि नियरेस्ट है टू इट्स मिनिमल वैल्यू, जो कि बहुत कम में प्रेजेंट है। ठीक है, मिनिमल वैल्यू में प्रेजेंट है। तो यही है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। आई होप इस लेक्चर में मैंने आपको जो जो पढ़ाया अच्छे समझ में आया। वो जो बेटा वाला रिमार्क था उसके लिए सॉरी, आई डोंट थिंक आई शुड कॉल यू गाइस बेटा, ये मेरी गलती है, गलती से मुंह से निकल गया यार, अब मुझे माफ कर दो भैया, मेरे मुंह से निकल गई ठीक है, तो बता रहा हूँ ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी 23 साल का हूँ, अब तो खैर स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया। बट मैं भी जब लेक्चर देखता हूँ, अभी भी मैं लेक्चर देखता हूँ, अभी भी मैं खुद को स्टूडेंट ही मानता हूँ, तो मैं जब आपको पढ़ाता हूँ तो मैं भी और अच्छे अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स देखता हूँ, मैं समझता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं तो वो लोग भी एज बेटा बेटा रेफर करते हैं, तो मेरे मुंह से भी ना गलती से निकल गया। ठीक है, ऐसे तो आप लोग मेरे भाई हो, बहन हो, राइट, फ्रेंड हो, ऑलराइट। तो उस रिमार्क के लिए सॉरी। बच्चा बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि बच्चे हो तुम लोग, मैं भी बच्चा हूँ, मैं बच्चा बच्चा, ठीक है, सब बच्चा बच्चे हो, बच्चे, ओके। बेटा बेटी बोलना आई डोंट थिंक दैट्स appropriate for me to call you guys that. You guys are my friend, like my brother, my sister, right? तो अब छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस का पार्ट 1 में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरीके से इंटरनल फैक्टर्स प्लांट के अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, एक्सटर्नल फैक्टर कैसे करते हैं, जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है, जो कि मिनिमल वैल्यू पे होता है, राइट। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ाया। आई होप आपको सब चीज अच्छे से समझ में आ गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे 4 एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, ये जो 4 एक्सटर्नल फैक्टर्स, अरे रे कैसे आता है, हाँ क्या हो गया, अटक गया क्या? हाँ, ये जो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे हमारे, कौन कौन से? सनलाइट यानी कि लाइट, टेम्परेचर, CO2 और वाटर, इन सब के बारे में, इन सब को एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर में तो हम लाइट करने वाले, ठीक है, पार्ट 2 जो होने वाला है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस का। फिर पार्ट 3 में हम टेम्परेचर, CO2 और वाटर के साथ डील करेंगे, क्योंकि लाइट वाला जो फैक्टर है ना वो थोड़ा बड़ा है, तो अगला लेक्चर पूरा ये लाइट ही ले लेगा। ओके, तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं और 2 पार्ट में। पार्ट 1 तो हमने यहाँ पे पढ़ा, मैं आशा करता हूँ आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो यहाँ पे हम ये लेक्चर करते हैं समाप्त।